फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग बाय डूइंग विद श्याम। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आज हम देखेंगे मैथ्स एंड पेडागोजी से क्वेश्चन। 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर से हैं। प्रीवियस ईयर ये पेपर होंगे, ये 2018 का पेपर है, आप देख सकते हो 2018 का पेपर है ये। और इससे जो मैथ सेक्शन है, जो यानी 1 से 5 वाला, उसमें से है ये 30 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और फिर कमेंट के थ्रू बताइए कि कैसा लगा आपको ये बताने का तरीका या समझाने का जो भी है। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। एक अशिक्षित दुकानदार है जो अपनी दुकान चला रहा है, तो उसके द्वारा उपयोग किया जा रहा है जो भी मैथ। अगर वो अशिक्षित है तो उसको मैथ, किसी एक स्पेसिफिक मैथ के बारे में तो पता होगा नहीं। सिर्फ वो अपनी दुकान को चला रहा है, पैसे ले रहा है, सामान दे रहा है, यानी बेच रहा है, चीज़ें अपनी बेच रहा है। तो उसी से संबंधित है कि जो अशिक्षित दुकानदार है उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाला जो गणित है, जो भी वो कैलकुलेशन कर रहा है, जो भी वो मैथ उसकी है, वो सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है, या उस गणित में अस्पष्टता है, बहुत कम स्तर की शुद्धता है, या आप कह सकते हैं कि वो जो गणित है वो गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए, या उस गणित की कक्षा में या वो गणित जो है वो गणित की कक्षा में उपयोगी नहीं है। आपको कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही लग रहा है बताइएगा। चलिए देखते हैं इसका जवाब। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप पढ़ के देखिए, चारों ऑप्शन जो है। तो कह रहा है कि जो अशिक्षित दुकानदार है वो गणित का उपयोग कर रहा है। अशिक्षित है फिर भी गणित का, यानी सिंपल कैलकुलेशन करता होगा वो सामान बेचने के लिए अपने। तो वो जो गणित है वो सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी होगा क्या? नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं होगा, क्योंकि वो सिंपल खाली जोड़ना घटाना, हाँ, जोड़ लेता होगा रुपयों को। अपने इतने रुपए हुए, सामान जितना बेचता होगा उस हिसाब से पैसों को जोड़ना घटाना, यही तो आता होगा उसे। तो ये सभी समस्याओं को हल करने में उपयोगी नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है सही नहीं होगा। फिर उस गणित में अस्पष्टता है, हाँ है उस गणित में, और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। हाँ, अस्पष्टता है और कम स्तर की शुद्धता है। ये जो बात है ये इस दुकानदार के गणित के लिए लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो जितनी गणित वो जानता है उसमें तो शुद्धता भी है और अस्पष्टता भी नहीं है उसके में। शुद्धता भी है उसके में और अस्पष्टता भी नहीं है, क्योंकि वो चीज़ों को जितने का होगा, अगर 4 रुपये का सामान बेच रहा है तो 4 रुपये बताता होगा, या अगर यही 4 रुपये के एक सामान है तो अगर वो 8 सामान बेच दिया तो वो 4 बार 8 को जोड़ दे रहा होगा, यानी कि कितने हो गए, 32 रुपये बता दिया उसने। तो ये इसमें तो अस्पष्टता है ना, तो ये वाला भी ऑप्शन सही नहीं होगा। फिर है कि गणित, वो जो गणित है उसकी संबंधित, यानी गणित जो है वो गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। हाँ, ये एक तरीका हो सकता है कि जो वो मैथ जो गणित यूज कर रहा है वो हमारे क्या कहते हैं, व्यवहारिक जो गणित है उसमें तो यूज नहीं हो पाएगा ना, स्पष्ट रूप से यूज हम नहीं कर सकते उसका, लेकिन एक वैकल्पिक रूप में, यानी ये एक वैकल्पिक रूप, ये हम कह सकते हैं एक ऑप्शन के रूप में उसको कक्षा में चर्चा किया जाना चाहिए, क्योंकि वो मतलब उनकी गणित कुछ अलग होती है, तो कहीं ना कहीं वो एक एडिशनल मैथ के रूप में काम करेगा और हमारा जो लर्निंग अधिगम है उसको बढ़ाएगा। और तो जो है उस गणित को हम एक व्यवहारिक, मतलब हम एकदम से अब उसको क्या कह सकते हैं, उसको उस गणित को एकदम से अपना नहीं सकते, लेकिन उसको एक वैकल्पिक रूप में उसको हम कक्षा में चर्चा ज़रूर कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, तीसरा। गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, वो गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है ये कह रहा है,
चूँकि उपयोगी नहीं है, सच बात है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक तो उपयोगी है ना। तो इस वाले ऑप्शन में भी तो उपयोगी नहीं है बात कर रहा है ना, क्योंकि वो तो वैकल्पिक रणनीति के रूप में यूज करने की बात कर रहा है ना। एडिशनल एक यानी ऑप्शन के रूप में रखा हुआ है, यहाँ से हम जब ज़रूरत पड़ेगी तो उठाएंगे, तो ये वाली बात कर रहा है वो। तो यहाँ भी उपयोगी नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ भी उपयोगी, ये पूर्ण रूप से तो उपयोगी नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन के रूप में हम इसको जब चाहें एक्वायर कर सकते हैं। तो ये तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने कि एक शिक्षक को गणित की कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। मतलब विषम समूह को कैसे संभालना, यानी फ्रेंड कह रहा है एक टीचर को जो है गणित कक्षा में बच्चों को एक विषम समूह यानी हेट्रोजीनियस की ग्रुप की बात कर रहा है। हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन इन मैथमेटिक क्लासरूम, यानी गणित की कक्षा में हेट्रोजीनियस चिल्ड्रेन की बात कर रहा है। तो उस चिल्ड्रेन को कैसे संभालना चाहिए, उस तरह के समूह को एक शिक्षक को। ऑप्शन है कि एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर या अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को अलग अलग कर दें। अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूह में रखकर, ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें, ये भी ठीक है। कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य देकर, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। तो इसमें आप देखोगे तो जो ऑप्शन आप सबसे सही है इसमें, वो ऑप्शन है आपका दूसरा, यानी पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, ये भी ऑप्शन ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ, हाँ ये ठीक है कि मतलब विभिन्न स्तर वाले बच्चे हैं, यानी सामूहिक शिक्षा की बात कर रहा है। तो इसमें अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे हैं और एक साथ उनको समूह में रखे के एक दूसरे से सीख सके, सही बात है। एक दूसरे से सीखेंगे ये आपस में, तो ये यानी एक दूसरे से सीख रहे हैं, यानी चर्चा करेंगे, तो ये अच्छा तरीका होता है। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। फिर कह रहा है कम क्षमता वाले बच्चों को जटिल, मतलब जो बच्चा जैसा है उसके अनुसार प्रश्न देना, ये गलत होता है ऑप्शन। एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर, ये भी ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं, यानी लर्निंग आउटकम जो भी होता है मैथमेटिक में, वो क्यों डेवलप किए गए हैं। लर्निंग आउटकम, गणित में सीखने के प्रतिफल क्यों विकसित किए गए हैं, ताकि विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जा सके, या बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशलों को परिभाषित किया जाए, या वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए, या गणना के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाए। कौन सा ऑप्शन ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, यानी कि इंक्रीज़ किया जाए अचीवमेंट उनका वेरियस एजुकेशनल सर्वे के द्वारा। तो ये उनकी उपलब्धि को बढ़ाना, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। फिर कह रहा है बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, ये वाला ऑप्शन ठीक है। लेकिन अगला ऑप्शन फिर भी देखते हैं हम। वर्ष की अंत में परीक्षा होती है उसके लिए बच्चे को तैयार करना, ये भी गलत होगा, क्योंकि एक बच्चे को अंत में जो लास्ट ईयर जो मतलब वार्षिक परीक्षा होता है उसके लिए तैयार करना, यही उद्देश्य नहीं होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। गणना के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाए, ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो बचता है दूसरा ऑप्शन, यही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। कक्षा में हो रहा कार्य एक गतिविधि है, यानी एक हैपनिंग है इन द क्लासरूम इज़ एन एक्टिविटी। मतलब हो रहा है, यानी हैपनिंग इन द क्लासरूम इज़ एन एक्टिविटी। तो कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। बच्चों के द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन एक्टिविटी है, या बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, या बच्चों का अन्वेषण करना, या शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, यानी टीचर एक्सप्लेनिंग हाउ टू डू सम। शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न को कैसे हल करें, यानी टीचर एक्सप्लेन हाउ टू डू सम्स, यानी और उसके बाद है कि बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती वाचन, यानी कि बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती वाचन, यानी कह रहा है कि चिल्ड्रेन रिसाइटिंग काउंटिंग इन फॉर्म ऑफ राइम्स,
या बच्चों के द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, बच्चों के द्वारा श्यामपट्ट से चिल्ड्रन कॉपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड। या दिया है बच्चे का अन्वेषण में लगना, बच्चे का अन्वेषण में लगना, यानी चिल्ड्रन इंगेज्ड इन एक्सप्लोरटेशन। यानी इसमें जो कह रहा है कि गतिविधि कौन सा है, तो बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती करना, ये गिनती करना कविता के रूप में एक गतिविधि नहीं हुआ, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल ही कर ले रहे हैं तो ये भी कोई गतिविधि नहीं हुआ। फिर बच्चों के द्वारा अन्वेषण यानी कि एक्सप्लोरटेशन अन्वेषण किया जा रहा है, तो यहाँ पे गतिविधि एक तरह की हो रही है। और ये कह रहे हैं शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न हल कैसे करें, तो ये बच्चे के द्वारा तो हो नहीं रहा है, तो ये भी गलत है, यानी तीसरा ऑप्शन बचता है, तो यही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए, गिनती कौशल विकसित करना है, तो इनमें से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। पूर्व संख्या अवधारणा के लिए सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, यानी कि टू डेवलप स्किल ऑफ काउंटिंग अमॉन्ग चिल्ड्रेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी लर्नड एज प्री नंबर कॉन्सेप्ट। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा, कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए इसमें से आवश्यक नहीं है। क्रमबद्धता यानी कि सीरिएशन जो होता है। फिर संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, यानी कि रिसाइटिंग नंबर नेम रेंडमली, या समूह बनाना यानी ग्रुप, मेकिंग ऑफ ग्रुप यानी क्रिएटिंग्स ग्रुप। एक संगतता यानी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो इसमें कौन सा सही होगा ऑप्शन, पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है इसमें से। तो क्रमबद्धता यानी कि सीरिएशन तो होना ही चाहिए। फिर संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, तो कह रहा है संख्या का नाम खाली रेंडमली पढ़ना, तो ये एक जो है पूर्व संख्या अवधारणा सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, संख्या खाली पढ़ना ये आवश्यक नहीं है, तो दूसरा ही ऑप्शन सही होगा। आपको पढ़ के भी ऑप्शन लगेगा। समूह बनाना ये भी ठीक है, और एक संगतता यानी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ये भी सही है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें नहीं के लिए मांगा है, तो नहीं, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, आई होप कि आपको दिख रहा हो ये क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं इसको। एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणे चौड़ाई बता दिया, उसने यानी लेंथ इंटू ब्रेथ बता दिया। तो उत्तर दिया उसने। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब उसने लंबाई गुणे चौड़ाई तो बता दिया, अब आपको बताना है कि आप क्या कह सकते हैं उसके क्षेत्रफल की समझ के बारे में। अगर उस इसमें ऑप्शन है पहला, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। अब फिर कह रहा बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है। बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो इस क्वेश्चन का जवाब देखिए। अब वो बच्चे से ये पूछ रहा है कि क्षेत्रफल क्या है, तो वो डायरेक्ट कह दे रहा है कि लंबाई गुणे चौड़ाई ये क्षेत्रफल है। अब लड़के से ये तो कहा नहीं गया कि आयत का क्षेत्रफल बताओ, या वर्ग का बताओ, या किसका बताओ, या त्रिभुज का बताओ, या किसका समांतर चतुर्भुज का बताओ, यानी किसका बताना है उसको, ये तो बोला नहीं गया। लेकिन उसने डायरेक्ट बता दिया आयत का, यानी वो सिर्फ आयत का ही बताया उसने। अब वर्ग का होगा तो भुजा का स्क्वायर होता है, तो उसने वो नहीं बताया, भुजा का स्क्वायर नहीं बताया। फिर उसने त्रिभुज का कुछ नहीं बताया, वो डायरेक्ट आयत का बता दिया, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई बता दिया। तो इसका मतलब है कि बच्चे ने किसी भी बंद आकार, अब आप देख सकते हो कि जब उसने डायरेक्ट उसको पूछा गया कि क्षेत्रफल क्या है, तो उसने किसी को ना बता के आयत का बता दिया, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया, यानी कि वो इस बंद को देख रहा है और वो बोल दे रहा है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। वो इसको देख रहा है, इसको, ये जो नीचे मैंने बनाया आपको देखना होगा, क्योंकि ये जो है ऊपर जो बनाया मैंने ये आयत है, नीचे जो बनाया वो वर्ग है। तो उसने ये इसको भी देखा तो लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसको भी देखा तो, यानी जो भी बंद है उसको उसने लंबाई गुणे चौड़ाई के रूप में उसने स्वीकार कर लिया उसको, और आयत के क्षेत्रफल के रूप में उसको बता दिया। तो ये पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है। कैसे सही कह रहा है, उसको ये तो नहीं पूछा गया ना आयत का है या वर्ग का है।
बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। ऐसा कुछ नहीं, बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है उसको है, लेकिन सिर्फ आयत का बताया उसने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गणित सीखने के संबंध में यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स लर्निंग। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। हर कोई गणित सीख सकता है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, या गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो फ्रेंड इसको देखते हैं कि ये जो है गणित सीखने के संबंध में, यानी कि लर्निंग मैथमेटिक्स लर्निंग, कौन सा कथन इसमें सत्य है अगर उसको सीखना है। तो आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। ये एक जेंडर आधारित है ऑप्शन कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं। ऐसा कुछ नहीं, लड़कियां भी मैथ में अच्छे नंबर लाती हैं और कमज़ोर नहीं होती हैं वो। तो ये वाला ऑप्शन तो जेंडर पक्षपात का है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। हर कोई गणित सीख सकता है, ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि हर कोई गणित सीख सकता है। क्यों अब वो जो नहीं सीख सकते वो सीखने की कोशिश नहीं करते होंगे, तभी तो नहीं सीख सकते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए आइडियली तो सब लोग गणित सीख सकते हैं ना, सब पैदा होते हैं गणित सीख सकते हैं। उस समय थोड़ी उनको पैदा होते हैं तो बताया जाता है कि अब गणित नहीं आ, अरे यार इसका तो पंडित तो ये बताते नहीं है कि अरे ये तो गणित सीख ही नहीं सकता। कभी ऐसा कुछ होता है कुंडली में ये बताया कि गणित सीख ही नहीं सकता? अगर ऐसा होता तो कुंडली में ये भी होता कि गणित नहीं सीख सकता, ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, इसको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो गणित हर कोई सीख सकता है अपने स्तर से, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और कह रहा है कि गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। हाँ, अभ्यास की ज़रूरत है, तो कोई कठोर अभ्यास करता है और कोई कम अभ्यास में ही सीख जाता है। लगन होनी चाहिए। गणित सीखने के लिए कठिन विषय है, अगर ऐसा होता तो कोई भी नहीं सीख पाता अगर कठिन विषय होता तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया है। समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया है क्या निगमन विधि, व्याख्यान विधि, या प्रयोगशाला विधि, या आगमन विधि। अगर उनको बांटा गया है सीट, तो इसमें कौन सा इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, यानी इंडक्टिव मेथड, और आपका है लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान विधि, इंडक्टिव मेथड, लेक्चर मेथड, और ये आपका है लेबोरेटरी मेथड, और उसके बाद है आपका आगमन विधि है यानी कि इंडक्टिव मेथड। निगमन विधि है आपका डिडक्टिव मेथड। निगमन विधि डिडक्टिव मेथड, और व्याख्यान विधि को क्या कहते हैं, लेक्चर मेथड, और प्रयोगशाला विधि को लेबोरेटरी मेथड। तो इसमें से कौन से मेथड का उसने यूज किया है। अगर वो सीट वितरित कर दिया है समकोण वाले 4 त्रिभुजों को, त्रिभुज जो खींचा गया था उस पर, और बच्चों को दिया है, तो वो कौन सा विधि इसमें यूज कर रहा है। इसमें ये यूज कर रहा है इंडक्टिव मेथड को, आगमन विधि को यूज कर रहा है वो। और ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, चौथा ऑप्शन सही है, आगमन विधि को यूज कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, पूछ रहा है सत्य नहीं है। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। तो अब देखो, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। अब यहाँ पे केवल लग गया पहले ही। अब मैंने आपको पिछले कई वीडियोज़ जो हैं हमारे, उसमें मैंने बता चुका हूँ कि केवल वाले ऑप्शन कभी सही नहीं होते। तो यह कह रहा है कि केवल शिक्षकों के द्वारा बनाया जाना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि इसके लिए यही सही होगा। नहीं पूछ रहा है ना कौन सा नहीं है, सत्य नहीं है, तो यानी ये गलत है, यानी ये सत्य नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर तो हमें आगे ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपके सामने कुछ कैलकुलेशन है मैथ के।
2/3 प्लस 4/5 है क्या ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है। 2/3 और 4/5 को जोड़ना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए जोड़ते हैं। सिंपल सा तरीका आपको याद रखना है, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाइए। आप इसको इससे गुणा करना है, आपको इससे गुणा करना है और इसको इससे। अब करके देखिए, नीचे का गुणा करेंगे आप 15 आ जाएगा, ऐसे रख दिया। ऊपर आप इसको इससे करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, यानी 22/15। अब 22/15 करेंगे आप, यानी कि 22/15 इस ऑप्शन में से कौन सा दूसरा सही है, क्योंकि 15 एकम 15 और 7 22, यानी ये भी 22/15 ही है। तो ये दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है, यानी सही नहीं है इनमें से। तो इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, कह रहा है इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, या कह रहा है कि इनमें से 2 समांतर चतुर्भुज हैं, या इनमें से 2 आयत हैं, या सभी समांतर चतुर्भुज हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, इसको देखते हैं। फिर इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये वाला ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। फिर इनमें से 2 समांतर चतुर्भुज है, इनमें से 2 आयत हैं, सभी समांतर चतुर्भुज है। तो ये सभी समांतर चतुर्भुज तो दिख ही रहे हैं, यानी ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से नहीं आएगा ये। फिर इनमें से 2 आयत हैं, आयत आपको दिख ही रहे हैं, 2 आयत हैं, ये भी हैं, यानी कि ऑप्शन ये भी सही नहीं होगा। फिर इनमें से 2 समचतुर्भुज हैं, चूँकि हम पहले ही कह दिए कि 2 समांतर चतुर्भुज हैं, तो 2 यहाँ पे कह रहा है 2 समचतुर्भुज हैं, तो कहाँ गया 2 समचतुर्भुज हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी है इसमें, तो ये भी सही है, यानी बचता कौन सा है 1। तो इसके लिए क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला सही है और ये तीनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। 11,1111 का प्रतिनिधित्व कौन सी संख्या कर रही है इसमें से चारों ऑप्शनों में से। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मैं तो यही कहूँगा कि आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत बन जाइएगा, क्योंकि आप कहोगे कि 11,1111 करना है, तो 11,1111 आप कहीं जल्दी में ये न लगा के चले आओ। फिर ये कह रहा है 11,000, वही चीज़ यहाँ भी लिखा है, तो ये तो होगा नहीं, तो आप इसको लगा के चले आओगे जल्दी जल्दी में, ये तो आप लगाओगे नहीं मुझे भी लग रहा है। या अब बचता कौन सा है, ये वाला और ये वाला, तो आप मुझे लग रहा है कहीं ये ना लगा के चले आओ, क्योंकि इसमें 11 की बात हो रही है, तो यहाँ पे 12,111 है, ये तो आप नहीं लगाओगे जल्दी। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को जैसे बोल रहा है वैसे रख दो पहले। जैसे 11,1111 कह रहा है ना, तो आप 11,000 रख लो यहाँ पे। 1 मिनट, यह पॉइंट लग गया। 11,000 यहाँ पे हमने लिखा 11,000, फिर कह रहा है 1100, अब 1100 आपने लिख दिया, फिर कह रहा है 11, यानी कि 11। अब इसको आप जोड़ो, 0 1 1 2 1, यानी कि 12 12 11 0, यानी 11 है ना फ्रेंड, यहाँ पे 11 है, सॉरी यहाँ 11 है, 11,1111 है ना, मैंने 0 लिख दिया था। तो 1 1 1 और 1 2, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। जल्दी में शायद आप ये कहीं लगा दो, लास्ट में पछताने लगो। तो इसी तरह से आप रख के तुरंत, टाइम नहीं लगेगा, चेक कर लो तुरंत। आप ऑप्शन टिक करने से पहले ही आप ऐसे जैसे है वैसे पढ़ो और यहाँ पे जोड़ दो उसको, फिर ऑप्शन टिक कर दो। ये अगला क्वेश्चन है कि बिंदु ए और बी नीचे दिखाए गए नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिंदु ए और बी क्या प्रतिनिधित्व करेंगे। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 84,000 इकाइयाँ, 22 इकाइयाँ, 22,000 इकाइयाँ, या 29,000 इकाइयाँ। चलिए इसको करके देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ कह रहा है कि ए और बी दे रखे हैं, ये 2 पॉइंट हैं ए और बी। अब इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है कि क्या होगा, कितनी इकाइयाँ होंगी। तो आप देख रहे हो यहाँ 25,000 है, यहाँ 39 है, यहाँ 61,000 है। तो अब यहाँ 25 है, यहाँ तक आते आते 39 हो गया है। तो कैसे हो गया है। अब 25 के बाद एक बिंदु जो ये वाला है, यहाँ पे जाओगे, अगर 25 एक करोगे तो 26 27 28 29 30 31 32, यानी 39 तक तो 32 हो रहा है ना यहाँ तो 32 हो रहा है, लेकिन वहाँ तो पहले से 39 पड़ा हुआ है। तो आपको ऐसे चलना है कि यहाँ 39 हो जाए, यानी 39 हो जाए यहाँ पे। तो उसको चलने के लिए आप क्या करो कि 26 ना करके आप 27 करो, यानी कि 25 है, 2 ऐड किया तो यहाँ 27, यहाँ 2 ऐड किया 29, यहाँ 2 ऐड किया 31, यानी ए पे कितना हो जा रहा है,
31,000, फिर 31, फिर यहाँ पे 33, यहाँ पे कहाँ पे ए के बाद सॉरी, यहाँ पे 31, फिर यहाँ 33, फिर यहाँ पे 33 और 2 35, और 35 सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है, 25 के बाद 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, यानी यहाँ सही आ गया। दो हम करके चले तो यानी 2,000 इसमें ऐड करते जाओ तो 39 हो गया। फिर यहाँ पे 41,000, 41, यहाँ 43, यहाँ 45, यहाँ 47, और यहाँ पे 49, यहाँ 51, और यहाँ पे 53, यानी 53। तो 53,000 कहाँ पे हो गया, बी पे, सॉरी 53,000 हो गया। तो 53,000 वो और 31,000 ये, तो इसमें से घटा देंगे हम, तो दोनों के बीच की आ जाएगी, यानी 0 0 0, और 3 में से 2 गया 2, 5 में से 2 गया 2, यानी कि 22,000 इकाइयाँ, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 3 सही 1/4 kg चीनी से 1 सही 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनेंगे। तो फ्रेंड ये कह रहा है कि 3 सही 1/4 kg चीनी है, यानी टोटल कितना है चीनी, इतना है, और इतना मैंने प्रत्येक का, यानी कि 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट, यानी कि ये कम होगा, और टोटल ये है तो ये ज़्यादा होगा, ये वाला ज़्यादा होगा और ये कम होगा, क्योंकि ये प्रत्येक पैकेट का पूछ रहा है। तो एक पैकेट का पूछ रहा है ये, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक है और ये पूरा है, तो इसको भाग दे देना पड़ेगा, या भाग दोगे आप तो क्या होगा, चार, ये इसको चार, ये जो है इसको आप कन्वर्ट कर लें फ्रैक्शन में, भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, 4 3 12 और 1 13, 13/4 हो जाएगा, और ये इससे ये वाला भाग हो जाएगा इससे। तो क्या भाग देने के लिए हम अगर इसके नीचे रखेंगे तो ये 1/16 जो है वो पलट जाएगा, यानी 16 ऊपर चला जाएगा, वो 1 नीचे आ जाएगा, ये पलट जाएगा, यानी ये 4 चौके 16, यानी 13 चौके 52, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगर देखा जाए तो आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो एक तरीका और सिंपल सा है, क्वेश्चन ही आसान है तो तरीका क्या, आप देखो एक और तरीका। अब यहाँ पे पहले से कह रहा है कि 3 सही 1/4 किलो चीनी से 1/16 किलो चीनी के कितने पैकेट बनेंगे, यानी कि 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट, तो यानी कि हम मान लेते हैं कि 1/16 किलो चीनी के x पैकेट बनेंगे, कितने से, 3 सही 1/4, ये तो है, ऐसे बन गया। अब आप वही चीज़ x की वैल्यू अब निकालने जाओगे यहाँ से, तो x इज इक्वल टू क्या करोगे, वही चीज़ 4 3 12 13/4, और इसको आप इसके नीचे डिवाइड करने के लिए ले जाओगे, यानी कि 1/16 रखोगे यहाँ पे, तो जब 1/16 को ऊपर इसको ले जाओगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा 16, क्या कहते हैं, ये बराबर तो होगा नहीं, मल्टीप्लाई होगा ना, और 16/1 की वही चीज़ आ गया, यानी कि 52 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, हरीश ने 18:40 अपनी यात्रा शुरू की है और 22:20 बजे समाप्त कर दिया है, यात्रा में पूरा समय कितना लगा है ये पूछ रहा है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत कम टाइम अब ये दे रखा है तो आपको निकालने में आसानी होगी। चलिए इसको करते हैं। अब कह रहा है कि 18:40 पे शुरू कर रहा है, 22:20 पे ख़त्म कर दे रहा है, यानी 22:20 ज़्यादा है टाइम, ज़्यादा वाला टाइम ऊपर रखो, नीचे वाले टाइम को, कम वाले टाइम को नीचे रख के घटा दो। अब यहाँ 20 मिनट है, यहाँ 40 मिनट है, यहाँ 20 मिनट है, तो हम मिनट से मिनट को घटाते हैं ना, तो यहाँ 20 मिनट है, यहाँ 40 है, यानी कि 40 नीचे वाला अधिक है, तो हम यहाँ से एक हासिल ले लेंगे। जब हम यहाँ से एक बोरो करेंगे तो कितना आता है, जब हम ये तो घंटा है ना, ये तो घंटे में है, यानी हावर में है ये, तो यहाँ से लोगे आप तो 1 हावर आएगा ना आपके पास, तो 1 हावर यानी कि 60 मिनट आ जाएंगे, तो 60 मिनट यहाँ ऐड होंगे तो कितना 80 मिनट हो जाएंगे, और 80 मिनट में से फिर ये 40 घटेगा तो कितना आएगा 40 मिनट, और यहाँ 1 घंटे चुकी यानी 60 मिनट निकल चुका है, तो यहाँ पे कितना 21 ही तो बचेंगे, तो 21 में से 18 गया तो कितना 3, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, 3 घंटे 40 मिनट। अगर अब ये तुरंत निकल जाता है ऐसे, फिर एक और तरीका है सिंपल सा, अगर ये वाला तरीका आपको नहीं समझ में आए तो एक तरीका है कि आप क्या करो, ये 18:40 से काम वो अपनी यात्रा पे जा रहा है, सॉरी 18:40 पे, तो 18:40 से 19:40, फिर 20:40, फिर 21:40, फिर 22:40, यहाँ तक, चूँकि ये 22:20 तक ही जा रहा है, हम 22:40 तक ले आए। तो अब देखो यहाँ से जब 18:40 से स्टार्ट कर रहा है तो 19:40 पे 1 घंटा हो जा रहा होगा, फिर ये 20:40 पे 1 घंटा और लग जा रहा होगा उसके, फिर 21:40 पे 1 घंटा और लग रहा होगा,
और यहाँ जाके उसको 1 घंटा और लग रहा होगा। तो चूँकि वो 20 तक ही जा रहा है तो यहाँ पे हमें यहाँ पे 40 ना करके हम 20 कर देंगे, यानी कि 3 घंटा तो हमें एग्जैक्ट यहाँ से मिल चुका है और 20 मिनट और हम इसमें से कम कर देंगे 1 घंटा, यानी ये कि इसको हम 60 मिनट मान सकते हैं। तो चूँकि वो 20 तक ही हमें जाना है, यानी 22-20 तक ही जा रहा है, तो 20 तक जाने के लिए हम 60 मिनट में से ये 40 था हमारे पास, तो हमें 40 करने के लिए हम क्या करेंगे, 20 मिनट इसमें से घटा दोगे आप, तो ये 40 घटा दोगे ना, तो यहाँ पे चूँकि 4 घंटा लगाया था पूरा और हमें जाना है कहाँ तक, 20 तक ही जाना है, हमें 20 मिनट तक 22-20 तक जाना है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, तो 40 था यहाँ पे, हम 20 मिनट इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि इसमें से 40 बनाने के लिए हम 60 में से माइनस कर देंगे, तो कितना ये हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, यानी कि 3 घंटे 40 मिनट वैसे भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि 200 ml है और 300 ml है, माप वाले बर्तनों का उपयोग करके 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा संयोजन सही नहीं है। इस सिंपल से क्वेश्चन को देखते हैं। तो दो माप है हमारे पास, 200 और 300 के, इन्हीं दोनों का यूज करके, यानी कि एक मान लीजिए एक बाल्टी है, इसमें जो है हमें भरना है एक 200 ml जाएगा एक बार, और ये जो एक बार हम डाल रहे हैं कितना, 300 ml। तो हम ऐसे कितनी बार 200 ml को डाल दें और ऐसे कितनी बार 300 ml को डाल दें कि मतलब हमारा 2000 ml इसमें भर जाए, कितना, 2000 ml भर जाए इसमें। तो कितनी बार ये गिरेगा और कितनी बार ये गिरेगा, यानी 2 लीटर ये माप वाले हैं, यानी 200 ml का एक हमने लिया बर्तन और 300 ml का लिया और इसमें डाल रहे हैं। तो कितनी बार हम 200 ml का डाल दें, कितनी बार 300 ml का डाल दें कि 2000 हो जाए। तो वही हमें इसमें से फाइंड करना है कि कितनी बार, यानी कि क्या हम 200 ml को 4 बार डाल सकते हैं या 300 ml को भी 4 बार डाल दें तो हो जाएगा क्या 2000। तो इसके लिए अब देखो कि हम ऐसे ही तो होगा ये, अगर देखा जाए तो 200 ml है तो इसको हम कितनी बार डालें, मान लिए कि हमने x बार डाल दिया, यानी x बार डालने का मतलब x से गुणा कर देंगे, यानी 2 बार डाला, 2 बार डालेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे, 3 बार डालेंगे 3 से गुणा कर देंगे, तभी तो ये 2 3 6 यानी 600 ml पड़ जाएगा उसमें। तो उसी तरह हमने मान लिया कि x बार डाला है, 200 ml को x बार डाल दिया और 300 ml वाला है उसको y बार डाल दिया, और ये तब जाके ये कुल मिला के इतनी बार डाल दिया तो 2000 ml हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसके लिए x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो x जो है ये वाला 4 है, y जो है ये है, ऐसे ही ये सब में है, x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। तो इसी तरह हम एक बार रख के देख लेते हैं। अब ये वाला x है, इसकी जगह पे अगर हम 4 रख दें, 4 हमने रख दिया और इसकी जगह पे 4 रख दिया, तो क्या 2000 ml हो जा रहा है क्या, देख लो आप, 4 दूना 8 हो जाएगा 800, और ये 4 तियाँ 12, यानी ये भी 12 8 20, यानी कि फिर ये भी हो जाएगा। फिर ये 7 रख के देख लो, 7 दूना 14 और ये 2 तियाँ 6, यानी 14 और 6 20, ये भी हो जाएगा 2000 ml। फिर 6 और 3 को रख के देख लो, 6 दूना 12 और 3 तियाँ 9, यानी कि 12 9 21, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 1 और 6 भी हो जाएगा, यानी कि एक में 2 का गुणा करो 200 और 6 को 36 18, यानी 18 और 2 20, यानी कि ये भी हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन इसमें पूछ रहा है सही नहीं है, तो तीसरा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ये जो है 7.1 मल्टीप्लाई 3.85 अपॉन 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है, यानी लगभग में जो भी आएगा इसको कैलकुलेट करके। हेलो, तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में अनुमान ही लगाना है। अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये शायद ही इसको आप चारों ऑप्शन में से कोई ना मिले आपको आंसर, तो इसलिए अनुमान लगाएंगे। तो 7.1 है तो इसको हम 7 मान सकते हैं, 3.85 है तो इसको हम 85 है चूँकि, तो हम इसको 4 मान सकते हैं, और 9.09 है तो इसको हम 9 मान सकते हैं, क्योंकि 0 है, पहले 9 होता तो शायद हम इसको 10 मान सकते थे, लेकिन ये चूँकि 09 है तो हम 9 मानेंगे इसको। तो इसमें से 7 4 9 किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में, तो यही वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हम 3 तो मान ही नहीं सकते, 10 तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि ये 9.09 है, तो जिस ऑप्शन में 10 है नीचे हर में, यानी उसको हम मान नहीं सकते, तो ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब 2 बचते हैं जिसमें नीचे 9 है, तो 2 में नीचे 9 है, लेकिन ये 3 3.5 से ऊपर है ना,
3.75 से भी ऊपर है, तो इसका मतलब ये 4 के लगभग में है, तो ये 4 के लगभग में जाएगा, न कि 3 के लगभग में। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप, कह रहा है 4 वर्ग इकाइयों का है। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक ये दे रखा है और कह रहा है कि एक जो है वो 4 वर्ग इकाइयों का है, 4 वर्ग। तो इसकी क्या कह रहा है, परिमाप निकालना है हमें। देखते हैं सिंपल से क्वेश्चन को। कह रहा है कि 4 वर्ग इकाइयाँ, एक छोटा वर्ग जो है, इसमें जो भी एक छोटा वर्ग ये दे रखा है उसका वर्ग जो है 4 इकाइयाँ हैं, यानी 4 स्क्वायर। एरिया जो है उसका वो दे रखा है 4, यानी एरिया का मतलब यानी भुजा का स्क्वायर, यानी एरिया हमने ए मान रखा है, तो इसका स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 4। तो ए की वैल्यू निकालना हो तो कितना 2 आ जाएगा, यानी एक जो है ये वर्ग उसका इधर भी 2 है माप और इधर भी 2 है, यानी कि अगर ये यही तो दे रखा है हमारा, ये वाला इसी की बात कर रहा है, आयत जो बना है तो यही बना है आयत, तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, 2 2 2, यानी कि कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया 8 हो गया, नहीं 4 हो गया, और ये टोटल कितना हो गया 2 चौके 8, यानी कि ये टोटल 8 हो गया। तो इसी का कह रहा है परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 लंबाई तो दे ही रखा है, लंबाई कितना है 8 और चौड़ाई क्या है आपकी 4, कितना हो जाएगा 8 और 4 12 और 2 24, यानी कितना 24 इकाइयाँ। अगला क्वेश्चन ये है कि एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किया है। 5 विषय प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किया है। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है। सिंपल से क्वेश्चन को करके अब कह रहा है कि प्रत्येक में, यहाँ बात कर रहा है कि प्रत्येक विषय में उसे 75, यानी कि माध्यिका जब निकालते हैं तो एक तरह से एवरेज ही तो निकाल देते हैं, पदों का योग बटा पदों की संख्या हम कर देते हैं, जितनी पदों का योग हो जाएगा वही, जितनी संख्या होंगी वही हो जाता है, उसी से हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि कहते हैं पदों का योग बटा पदों की संख्या, इससे निकल जाता है माध्यिका। तो इसी आधार पे अगर यहाँ पे कह रहा है कि 5 ही विषय हैं और प्रत्येक में 75, यानी 75 75, तो उसने ये सबको बांट दिया ना, तो फिर माध्यिका क्या होगी 75 ही होगी, फिर सिंपल सा 75 ही आ जाएगा आंसर इसका। चौथा ऑप्शन सही होगा, यानी कि प्रत्येक 5 हैं, पाँचों को 75 बांट दिया है, यानी कि इसकी माध्यिका ही तो पूछ रहा है, तो माध्यिका चूँकि 75 सबको बांट दिया है, किसी का कम ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हमें कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, एक को किसी का भी पकड़ लो। वैसे भी चाहो तो आप इसको प्रूफ कर सकते हो। कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर इसको निकाल रहे हो आप अगर, तो क्या करोगे, अगर प्रत्येक 5 विषय हैं और प्रत्येक में 75 नंबर मिल रहा है उसको, तो टोटल में पदों का योग निकालने के लिए अगर 5 विषय हैं, एक में उसे 75, तो 5 में कितने, यानी 5 में आप 5 इससे गुणा कर दोगे तो कितना आएगा 375 आ जाएगा। 375 यानी पदों का योग आ गया कितना 375, और पदों की संख्या कितनी है 5 है, 5 से डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा 5 सत्ते 35 और 2 बचेगा, यानी 5 पीछे 25 आया निकल के 75, तो वही बात हो गई। चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन यह है कि नीचे दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है। ये वाला ठोस दे रखा है। अब नीचे दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर, हाँ इन चारों में से किसको मोड़ के ये वाला इस फिगर को बनाया जा सकता है, इन चारों में से देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये तो एक तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन हुआ, तो इस वाले फिगर को अगर हमें बनाना है तो हम देखेंगे ये इस फिगर से तो बन नहीं पाएगा, इससे भी नहीं, ये वाले फिगर से बन जाएगा। ये पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन, निम्नलिखित पाई चार्ट दे रखा है, इसमें से लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या है। लाल भाग 40 है, यानी कि 1/2 जो दे रखा है लाल भाग, यानी 1/2 जो है वो किसके बराबर है 40 के, कह रहा है 40 है। अगर आधा जो है वो 40 के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा 80 के बराबर होगा, आधा ही तो है, तो आधा बराबर है 40 के, तो एक भाग कितने के 80 के बराबर होगा, तो 1/4 कितने के होगा। तो किसकी बात कर रहा है ये, तो सफ़ेद भाग कितना है, सफ़ेद यानी 1/8 की बात कर रहा है। अगर 1 भाग 80 है, 1 भाग 80 है, तो 1/8 के लिए हम क्या करेंगे 80 मल्टीप्लाई 1/8 यानी कि 10। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 से काटोगे 10, यानी पहला ऑप्शन 10 सही होगा। अगला क्वेश्चन,
ये दे रखा है निम्नलिखित ठोस आकार है, निरीक्षण करना है। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन से दिए गए ठोस को ऊपरी सतह का दृश्य है। ये चारों में से ये जो है चारों में से कौन सा इसमें दे रखा है। तो आप देखोगे कि दृश्य पूछ रहा है 1 2 3 ऊपरी सतह का दृश्य है, यानी कि 1 2 3 ठोस का नीचे निम्न से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है। ये आपका ड्राइंग का क्वेश्चन हो गया। ड्राइंग का जो ITI लेवल पे होता है या डिप्लोमा लेवल पे ड्राइंग पढ़ते हैं उसमें उसका क्वेश्चन है ये। तो कह रहा है टॉप व्यू, इसमें टॉप व्यू पूछ रहा है कि हम अगर ऊपर से इस फिगर में अगर हम ऊपर से देखें, आप ड्रोन से देखो या एक हेलीकॉप्टर से देखो, तो ये फिगर किस तरह से दिखेगा। ये जो है ये चित्र हमें किस तरह से दिखेगा। तो ऊपर से आप देखोगे तो हम तो इधर साइड से देख रहे हैं ना, तो देख रहे हैं यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो ये तो साइड से देखने पे पता चल रहा है ना, उबड़ खाबड़ एक सीढ़ियों के जैसा। ये तो साइड से देख रहे हैं तब पता चल रहा है। लेकिन जब आप ऊपर से देखोगे तो 1 2 3 4 4 ही तो वर्ग दिखेंगे ना। ये 1 2 3 4 ऊपर से, तो ये कौन से दिखेंगे 1 2 3 4। हमें सिंपल सा ऐसा दिखेगा कुछ ऊपर से, क्योंकि हमें ऊपर से दिखना है। तो ये सब 2 3 ऐसे इस तरह से उबड़ खाबड़ तो दिखेंगे नहीं। तो ऊपर का व्यू कौन सा है, चौथा है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। 250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। ये दो मतलब दे रखा है उसका, ये कूट दे रखा है, नीचे स्टेटमेंट दे रखा है। तो इसमें दूसरा सही है। किसकी लागत अधिक है, दूसरे की या एक और दोनों बराबर हैं या गणना नहीं की जा सकती, या पहला। चलिए ये सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपने बताया, अब मैंने आपको बताया किसकी लागत अधिक है। 200 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, यानी एक पैकेट का दाम कितना है, रुपया 250। 250 रुपया है एक का, तो 200 पैकेट का कितना हुआ, 25 से गुणा कर 20 में इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना है 25 दूना 25 दूना 50 और 1 जीरो उसके साथ है और 2 जीरो इसके साथ है। तो इतना हो गया, पहले वाले का इतना हो गया। दूसरे के देखा जाए तो कह रहा है कि 250 प्रत्येक वस्तु और 20 दर्जन है, यानी एक वस्तु का दाम है 250 रुपये। तो 20 दर्जन यानी कि 20 दर्जन में कितने वस्तु हो जाएंगे, 20 दर्जन यानी एक दर्जन में 12, तो 20 दर्जन में कितने हो जाएंगे, एक दर्जन में 12, तो 20 दर्जन में 240 हो जाएंगे, 240 वस्तु हो जाएंगे। और एक वस्तु का 250 रुपये कह रहा है। तो अगर 25 और 24 ये 250 का, और तब हम 240 में गुणा करेंगे। तो 250 और 240 में गुणा करोगे तो 25 और 24 में गुणा करके देखेंगे हम तो 600 आएगा। और इसके साथ एक जीरो लगा है, जीरो लगा दिया, इसके साथ एक जीरो लगा है, इसके साथ तो ये जीरो लगा दिया, यानी कि इसमें 60,000 आ रहा है, इसमें 50,000। तो किसकी अधिक पूछ रहा है लागत, तो ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि दूसरे की लागत अधिक है, क्योंकि दूसरा 60,000 है, पहला 50,000 है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, में देख ही रहे हैं आप क्या कह रहा है, 1 - 1 + 1 - 1 प्लस ऐसे डैश 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 सम संख्यक पदों तक कह रहा है, यानी कुछ भी हो, इवन टर्म्स तक, इवन नंबर ऑफ टर्म्स तक। तो ये किसी तरह भी जाए, कितना भी आगे जाए, अब संख्या ही इस तरह से, सीरीज ही इस तरह से दिख रहा है आपको 1 - 1 + 1, यानी कि ये प्लस में जा रहा है, ये माइनस में, यानी कि ये आपस में कैंसिल होते जाएंगे ये सब एक दूसरे से। तो लास्ट में क्या मिलेगा हमें, 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। गणितीय भाषा का विकास, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, तर्क कौशल का विकास और गणितीय अवधारणाओं को समझना। अब फ्रेंड ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको देख रहे हैं हम। कह रहा है कि किस पे गणित की प्राथमिक कक्षा है, बच्चे हैं गणित की कक्षा में सीख रहे हैं, तो उसका आकलन करना है। तो किस बात पे हमें ध्यान नहीं देना है, किस बात पे ध्यान नहीं देना है कि गणितीय भाषा का विकास हो रहा है कि नहीं, इस पे तो ध्यान देना ही है भाई। तो ये वाला ऑप्शन इसके हिसाब से नहीं होगा। फिर गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, गणित की समस्याओं के जवाब देने में सटीकता, एकदम एग्जैक्ट जवाब देना, ये एक बच्चे से प्राथमिक कक्षा में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से यही वाला ऑप्शन सही होगा कि ध्यान इस पे नहीं देना है हमें। तर्क और कौशल विकास, तर्क और कौशल विकास पे ध्यान देना है, गणितीय अवधारणा को समझना है, इस पर भी ध्यान देना है। दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि गणितीय अवधारणा का विकास का अनुक्रम कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका होगा भाषा के माध्यम से समझना, फिर उसके बाद क्या आता है, नहीं, भाषा के माध्यम से समझना, ये वाला ऑप्शन,
पहले आएगा तीसरा अनुभव प्रदान करना, फिर आएगा आपका भाषा के माध्यम से समझना, फिर चित्र बनाना, अध्ययन प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, यानी कि 3 4 1 2 3 4 1 2। पहला ऑप्शन आपका सही होगा 3 4 1 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याओं को घटाया है उसने, यानी 83 - 27 किया है तो वो 64 कर दिया है। यानी 8 में से 2 जाएगा तो 6 कर दिया है, लेकिन उसको इसने 7 में से 3 घटा दिया। इधर से तो इधर घटाया है उसने, लेकिन इधर से उसने इधर घटा दिया है उल्टा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है? बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है, या बच्चा 2 अंकी वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है, या यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधारा जा सकता है, या बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आप देखोगे ना, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा स्थानीय मान वाली दिक्कत आती है। तो इसमें देखा जाए तो चौथा ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा नहीं जानता है कैसे घटाना है, जानता है वो, तभी तो 8 में से 2 इधर तो घटा चुका है ना, और 7 में से 3 भी घटा दिया। घटाना तो उसे आ रहा है ना, चाहे वो उल्टा सीधा कैसे भी घटाए, लेकिन घटा दिया है। उसने माइनस करना तो उसे आ रहा है, तो उसने कर दिया। बच्चा 2 अंकों वाली संख्या का घटाव की प्रक्रिया जानता है, ये भी ऑप्शन जो है कह रहा है जानता है, नहीं जानता है, क्योंकि ये तो आंसर ही गलत है ना, तो वो तो नहीं जानता है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, पहला तो गलत ही है। फिर कह रहा है कि यह एक गलती है, बार बार अभ्यास, ये तो ड्रिल वाली चीज़ें तो गलत होती हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच रहा है तीसरा या चौथा, तो वही सही होगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित करना है। अधिगम और आकलन यानी कि लर्निंग और असेसमेंट जो है उसको व्यवस्थित क्रम में रखना है। शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन, प्रगति रिपोर्ट का विकास, या बच्चों के अधिगम प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। तो इसमें कौन सा कूट जो है वो सही होगा? तो फ्रेंड, इसमें देखेंगे हम तो अधिगम और यानी कि लर्निंग और असेसमेंट का जो चरण होता है, क्रम होता है, वो होगा आपका पहले नंबर पे शिक्षण और अधिगम और आकलन की योजना हम बनाएंगे। सबसे पहले योजना ही तो बनता है, तो योजना बना, उसके बाद एकीकृत उसको संगठित करेंगे, एकीकृत आकलन करेंगे शिक्षण अधिगम का, तो ये हुआ उसके बाद। और उसके बाद आपका प्रगति रिपोर्ट का विकास करेंगे, तीसरा हुआ। फिर लास्ट में हम जो है फीडबैक, तो लास्ट में ही मिलता है ना हमें फीडबैक सब कुछ करने के बाद, यानी प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, तो ये सबसे लास्ट में होगा, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है? रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, या रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है, बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करना मुश्किल होता है। कौन सा सही जवाब है इसमें? तो इसमें पहला ऑप्शन देखेंगे कि रोमन संख्याओं को याद करना मुश्किल है, ये नहीं कह सकते, याद तो हम कर ही लेते हैं। फिर तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, मुश्किल तो है नहीं, चीज़ें याद तो होती ही हैं रोमन संख्या। फिर कह रहा है रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है, ये भी गलत है, जटिल कार्य नहीं है। बच्चे अंग्रेजी रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं, ऐसा होता तो रोमन अंक होते ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं जाता, तो ये भी ऑप्शन गलत है। लास्ट बचता है चौथा ऑप्शन, तो ये सही भी है। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग गणना करने में, क्योंकि रोमन अंक अगर आप देखो तो मान लो 9 लिखना है हमें, तो IX हमने लिख दिया, तो हम कैसे इसको स्थानीय मान मानेंगे, इसको करें या 1 को करें, तो इसलिए इसको उसमें दिक्कत होती है स्थानीय मान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम्ब शराड्स खेलने का आनंद लेते हैं। यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। यह एक उपयोगी गतिविधि है जो बच्चे को आकारों के परिचय
कराती है। यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखते हैं। फ्रेंड्स, ये पहला ऑप्शन है कि बच्चे अपनी वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे वो डम्ब शराड्स खेलने का आनंद लेते हैं। तो आनंद लेते हैं, तो ये गलत होगा ऑप्शन। फिर ये बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है। सही बात है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। ये सही है ऑप्शन। फिर यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। खाली आकार का परिचय नहीं होता है इसमें। फिर यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है, जिसे ये भी गलत है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सही है। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। 2018 के पेपर से था ये, मैथ से थे और उसमें पेडागोजी के क्वेश्चन भी थे। कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर, कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपसे अगले किसी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।